गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो केमिकल बॉन्डिंग में इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीख लिया है। तो कल के लेक्चर के साथ हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को ठंडे बस्ते में डाल दिया, यानी फिनिश कर दिया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने मोस्टली क्या पढ़ा? हाउ टू मेक एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। और एनर्जी लेवल डायग्राम से आपने क्या क्या सीखा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालनी सीखी, उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी निकालनी सीखी, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बनाना सीखा। तो ये हो चुका है आज केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर, और जिसमें बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या कई बार इसको हम कैसे बोलते हैं? एच बॉन्डिंग भी लिखा होता है ना। बात एक ही है, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक। अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से मॉलिक्यूल की किस प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ता है? कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए? कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं? कौन से ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते? तो इन सब सवालों के जवाब हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और बच्चों देखो, जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें किसी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आता है। यानी हर चैप्टर में हर किसी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी के पीछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो भी आज आज का जो लेक्चर अगर आपको समझ लिया तो वहां पर आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सब लोगों ने हेडिंग लगा दी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, है ना। तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? देखो, डेफिनेशन ये होगी कि जब एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन एटम कनेक्ट विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सीधी सी बात है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे व्हेन हाइड्रोजन तो होना चाहिए ना। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अट्रैक्टेड बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, केवल और केवल 3 ही ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। और वो कौन से हैं? एक है फ्लोरीन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन। बस इतना आपको याद रखना है। अभी मैं कंडीशन में आपको बता दूंगा कि ये तीनों क्यों होते हैं। तो जब कोई हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्ट होता है, तो वहां पर जो फोर्स दोनों के बीच लगता है, उसी फोर्स को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या बच्चों, क्या लिखा हमने? व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अट्रैक्टेड बाय द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, द फोर्स बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? दो एटम के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगी? तो देखो बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, डॉट और डॉट, ऐसे इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। ध्यान रखना है ना। जैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, उसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉटेड लाइन से। क्लियर? तो आपको समझ में आ जाना है कि कहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, कहां पर कोवेलेंट बॉन्ड। अब बच्चों समझते हैं कि हाइड्रोजन एटम किस वजह से इनसे अटैच होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती कैसी है। सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन एटम किसी मोर इलेक्ट्रिक एटम से अटैच्ड है। HX मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक मॉलिक्यूल ले लिया। अब देखिए बच्चों, H इज ये है, दिस इज
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो H और X के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? कोवलेंट बॉन्ड। पूरा के पूरा बॉन्ड दिख रहा है ना। तो बच्चों H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, H की कम है। तो ऑब्वियसली यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा? S की तरफ, X की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। ये तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट। तो बच्चों इस X पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस H पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये तो आपको मालूम है। अब देखिए बच्चों, ये तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे होगा, H और X, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। तीसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे होगा, H X, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। ऐसे अब बच्चों क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव वाला हिस्सा और दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव वाला हिस्सा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अब इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी क्रिएट हो गई है, ये पोलर बन गया है। तो बच्चों दो पोलर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अपोजिट चार्ज के थ्रू अट्रैक्ट करेंगे, यानी इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेगा। अब देखो कैसे, यहां पर हमने लिखा H और X, ये था नेगेटिव ये था पॉजिटिव, ठीक है। तो दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव कौन है? हाइड्रोजन। तो बच्चों देखो, दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन और पहले मॉलिक्यूल का उसका नेगेटिव ये। तो देखो इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स आ गया है। दिस अट्रैक्शन फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जैसे मैंने डेफिनेशन में ऊपर लिखा है कि व्हेन हाइड्रोजन इज अट्रैक्टेड बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो हाइड्रोजन इज अट्रैक्टेड बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स हमने बनाया है उसी फोर्स को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? देखो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और जो सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड लाइन है, दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। तो समझ जाना चाहिए आपको कहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, कहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इसी तरह बच्चों तीसरा मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, तो ये माइनस और इधर H प्लस और इधर X माइनस, इस तरह ये आगे ही बनाता रहेगा। तो किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है तो ऐसे बनेगी, एक का नेगेटिव तो दूसरे का पॉजिटिव। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, पॉजिटिव ऑलवेज विल बी हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ही हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। X की जगह में F भी हो सकता है, X की जगह में O भी हो सकता है, X की जगह में N भी हो सकता है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन ही रहने वाला है। क्लियर? अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बोला ना कि यहां पर माइनस क्यों है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। तो ये पोलर तभी बन पाया जब एक हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और एक हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तभी जाके पोलर बन पाया, तभी जाके दो पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं आता है तो वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो वहां पर कोई भी बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। क्लियर हो रहा है? तो इसको नोट करो जरा फटाफट, है ना। तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, ठीक है बच्चों। अब एक चीज आपको और समझनी है, जो हाइड्रोजन एटम है, देखो यहां पर जो हाइड्रोजन एटम है वो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखो, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग H एटम एक्ट एज ब्रिज एटम। ब्रिज एटम मतलब दोनों तरफ कुछ ना कुछ होगा, ब्रिज एटम। और ब्रिज एटम का मतलब क्या हुआ? इट अटैच्ड विद टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये तो हो रहा है ना, जो ये हाइड्रोजन है वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ये कोवलेंट के थ्रू अटैच्ड होगा और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के थ्रू ये दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच्ड होगा।
तो वही मैं आगे लिखने वाला हूं। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम एक्ट एज ए ब्रिज एटम, इट अटैच्ड विद टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाई H बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो हर कंडीशन में आपको ऐसे ही दिखेगा, एक H पकड़ लो, इधर से वो कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होगा, उधर से वो किससे अटैच्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। लेकिन ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपने हमेशा डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करना है। क्लियर बच्चों? तो जरा फटाफट नोट करो। ठीक है, चलो इसका हो गया। अब बच्चों बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, है ना। कुछ कंडीशन ऐसी होनी चाहिए वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी हो, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ज्यादा अच्छा रहेगा। कंडीशन फॉर H बॉन्डिंग, ठीक है बच्चों। तो हेडिंग डालो कंडीशन फॉर H बॉन्डिंग। देखो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। तो पहली कंडीशन है द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। बिना हाइड्रोजन एटम के हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पॉसिबल है नहीं। दूसरा द H एटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, द H एटम मस्ट कंटेन मस्ट अटैच्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है बच्चों। और कौन कौन से हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, N है, O है और F है। इन तीनों के अलावा और कोई होता नहीं है। बाई कोवेलेंट बॉन्ड, इनके साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर हम सेपरेट करेंगे कि कौन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा। ये कहानी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि हाइड्रोजन हमेशा किन के साथ अटैच होना चाहिए, या तो O के साथ अटैच्ड हो, या तो N के साथ अटैच्ड हो, या तो F के साथ अटैच्ड हो। क्लियर? तभी जाके हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आएगा, वो पोलर बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। तीसरा द साइज ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट बी स्मॉल। ये जितने छोटे होंगे उतना ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि बच्चों जितना छोटा होगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो हमारे पास कौन से छोटे एटम है, ये तीन ही तो हैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्लोरीन भी भाई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, लेकिन फिर भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। इसका रीजन है बच्चों, इसका लार्ज साइज। तो बड़े साइज होने की वजह से इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है, इसीलिए क्लोरीन कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीन ही बनाएंगे, है ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है जहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना सीखना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो मतलब तीन कंडीशन के बेसिस पर ही आप किसी मॉलिक्यूल को बोल सकते हो कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अब ये सीखते हैं बच्चों कि कौन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और कौन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर, H2O। H2O, क्या H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? यस, क्योंकि इसमें जो H है वो O से अटैच्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा ऑब्वियसली। NH3 क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? यस, क्योंकि नाइट्रोजन किससे अटैच्ड है? हाइड्रोजन से अटैच्ड है। कंडीशन देखो बच्चों, है ना, कंडीशन फुलफिल हो रही है, ONF, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी
तीसरी चीज CH4 क्या मीथेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? अब कई बच्चे बोलेंगे यहां पर हाइड्रोजन तो है, लेकिन बच्चों हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है? ये तो देखो, यहां पर हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन हमें चाहिए क्या? ये 3 चाहिए, तो कभी भी मीथेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। क्लियर? दूसरा ROH एल्कोहल, क्या एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? यस, क्योंकि यहां पर जो ये वाली कंडीशन जो H है वो O के साथ अटैच्ड है। समझ रहे ना मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं? यानी हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तभी जाके वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। ठीक है भाई? अच्छा, क्या फिनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? यस, सेम कंडीशन, इसमें जो O है वो H के साथ अटैच्ड है, तो ये भी बनाएंगे। क्या ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? क्या लगता है, बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड है, न कि ऑक्सीजन से। इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो बच्चों ये ऐसा है, ये यानी खुद के मॉलिक्यूल के साथ नहीं बनाएगा, वाटर के साथ तो बनाएगा, बाद में डिस्कस करेंगे इस बारे में, लेकिन अपने मॉलिक्यूल के बीच में कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, क्योंकि O के साथ क्या है? C अटैच्ड है। क्लियर? अच्छा, मुझे ये बताओ, ये हो गया, क्या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? यस, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कंडीशन ऐसी है, देखो, ये देखो आ रही ना, O के साथ H अटैच्ड है। क्या HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? यस, है ना, कंडीशन ही है। ठीक है, तो बच्चों अब आपको यही पता करना है कि कौन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब देखते हैं कि इन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? बहुत इजी है ना, कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं भाई, बस हाइड्रोजन को देखना है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है या नहीं है ना। चलो, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन डिफरेंट मॉलिक्यूल, ERENT, डिफरेंट मॉलिक्यूल, है ना। किन किन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है उसका हम लेखा जोखा यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, है ना, उसके बाद और भी मॉलिक्यूल है। तो बच्चों जनरली देखो, मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं। जनरली हम वाटर को कैसा लिखते हैं? OH ऐसा लिखते हैं ना। आप देखो, ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव, और इस हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव। ठीक, अब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल लेना है हमने, एक वाटर मॉलिक्यूल ले रहा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ले लेना है, तो दोनों वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है, लेकिन कंडीशन क्या रखनी है? एक वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव। तो अगर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, है ना। तो देखो ये ऐसा होगा। क्लियर? ध्यान रखें, है ना, इस वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट, इसी तरह जो है इसका नेगेटिव पार्ट तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट। समझ में आ रहा है बात में? हर बार ऐसी ही कंडीशन होगी। जब आप 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाओगे तो कंडीशन क्या रखनी है कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट तो दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट। देखो बच्चों यहां पर आ रहा है ना, हाइड्रोजन अटैच्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और देखो ये हाइड्रोजन इस समय ब्रिज है, एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है और एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड है। तो ये वाली बॉन्डिंग हो जाएगी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये वाली बॉन्डिंग हो जाएगी हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्लियर हो रहा है ना? जहां पर सॉलिड लाइन है वो कोवेलेंट, जहां पर डॉटेड लाइन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में बात आ रही है? लेकिन बच्चों देखो, वाटर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। हर कोई मॉलिक्यूल का अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का डिफरेंट तरीका है।
ये तो मैंने केवल समझाने के लिए आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनानी है, लेकिन रियल में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाता है मैं आपको बताता हूं। देखो ऐसे होता है, O, ये H और ये H, और बच्चों ऑक्सीजन दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ऐसे। तो इधर रखो H, इधर H रखो, ठीक है, ये यहां ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ठीक है। कंडीशन ऊपर वाली ही फिट होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए। ये कहानी हो गई। बाकी ये भी बनाएंगे, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, ये भी इधर से भी बनाएगा, है ना, ये इधर से बनाएगा, ठीक है, ये इधर से बनाएगा, है ना। अब देखो कंडीशन क्या है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है ये वाला, तो एक वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो रहा है, यानी हर हाइड्रोजन जो है किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है। तो इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव, ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ पॉजिटिव, और ये हुआ बच्चों पॉजिटिव, ये हुआ पॉजिटिव, है ना, ये हुआ नेगेटिव। बस ऑक्सीजन को नेगेटिव बना लो, हाइड्रोजन को पॉजिटिव बना लो। तो कंडीशन देखो यहां पर ऑक्सीजन नेगेटिव तो दूसरे मॉलिक्यूल का, ये अलग मॉलिक्यूल है, देखो ये वाला इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव, तो इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव, इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव तो इसका पॉजिटिव, तो कहानी वही हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये उसका रियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन टोटल कितने एटम बनाता है जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता है, सॉरी ऑक्सीजन कितने एटम से अटैच्ड होता है। तो बच्चों ऑक्सीजन 4 एटम से अटैच्ड होता है, चारों हाइड्रोजन से अटैच्ड होता है, 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे और 2 हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे। क्लियर हो रहा है, दोनों चीजें मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बता दी। तो ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब बात करते हैं हमारे पास NH3, है ना, ठीक। अब देखो NH3 NHHH, एक H दूसरा H तीसरा H, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस यहां पॉजिटिव। अच्छा बच्चों देखो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन जुड़ा है तो 3 नेगेटिव में लिख सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं, केवल मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव बताना है। एनसीईआरटी में नेगेटिव 3 नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये नेगेटिव। दूसरा अगर मुझे अमोनिया लाना है तो बच्चों ऐसे जुड़ेगा, देखो H पॉजिटिव और ये देखो इस तरह से, अगेन ये नेगेटिव हो जाएगा, ये देखो, है ना। एक बार और जोड़ लो इधर, ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं बनाने हैं, ज्यादा 3 मॉलिक्यूल बनाने हैं बस, है ना, प्लस 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 नेगेटिव, दिख रहा है, हो गया। एक अमोनिया मॉलिक्यूल, दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल, तीसरा अमोनिया मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव तो दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव, इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव तो दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव। ये रिप्रेजेंटेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का। दिस इज H बॉन्ड, है ना, दिख रहा है। और ये वाली बॉन्ड कौन सी है, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, ध्यान रखना है ना, ये डॉट लाइन से। तो हाइड्रोजन क्या है, देखो बीच में है, दोनों तरफ से 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, एक तरफ से ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, दूसरे तरफ से ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। क्लियर हो गया, बहुत ईजी है, कुछ बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं HF के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगी। देखो बच्चों यहां पर हमारे पास आता है FH, ठीक है, F के पास नेगेटिव, S के पास पॉजिटिव, ठीक है। अगेन इधर आता है F और इधर होता है बच्चों H, ठीक है। अगेन इधर आता है F और इधर होता है H, ये। तो F क्या होगा, नेगेटिव, H होगा पॉजिटिव, F होगा नेगेटिव, H होगा पॉजिटिव, फिर ये आगे फर्दर करेगा, है ना, इस तरह। ये देखिए, और यहां पर जो बच्चों एंगल बनता है वो बनता है 140 डिग्री, यानी लगभग बेंट शेप का है। तो कई बार ये भी आज पूछा जाता है कि अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। तो अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लीनियर, कि जब अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो लीनियरली कनेक्ट होते हैं। जब HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो वो लगभग बेंट शेप में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, है ना बच्चों। देखो कई बार पूछा जाता है,
यहां पर जो है ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, केज लाइक स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस तरह से आएंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस तरह से आएंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस तरह से आएंगे। मनमर्जी नहीं बना सकते हैं, ये मैंने केवल आपको सिखाने के लिए बताया, बस ध्यान रखिए, है ना। तो HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से बनेगी। अब देखिए ये HF का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट, दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट, फिर एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव, इसी तरह जो है जुड़ते जाएंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ठीक है, नोट करो जरा फटाफट। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में बनती है ना बच्चों। ठीक है, चलो अब मैं दो मॉलिक्यूल आपको और बताता हूं। ये हो गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी मॉलिक्यूल की किस प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर, किसी मॉलिक्यूल की किस प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती है ना। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, किसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कई सारे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखा जाता है RCOOH, है ना। ये देखो इस तरह, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाता है, दो O है यहां पर, C+O और O और H, ऐसा। ऐसा, ये देखिए O पर आएगा नेगेटिव, H पर आएगा पॉजिटिव, इस O पर आएगा नेगेटिव, इस O पर आएगा नेगेटिव, इस H पर आएगा पॉजिटिव। क्लियर? देखो इस O पर नेगेटिव, इस O पर नेगेटिव, है ना। तो अगर इस O पर नेगेटिव आएगा तो कार्बन पर पॉजिटिव होना चाहिए, है? अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहां पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, दो, तो दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। इस मॉलिक्यूल का H तो इसका O, और इस मॉलिक्यूल का O तो दूसरे का H। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डाइमर, डाइमर इन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल। तो देखो क्लियर हो रहा है। दूसरा हमारे पास है अल्कोहल, अल्कोहल्स, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH, है ना बच्चों। देखो ROH, ठीक है, और ये फिर आगे आएगा ORH, फिर ये आगे आएगा ORH, फिर ये आएगा ORH, इस तरह से, है ना। इस तरह से बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। अल्कोहल एक खास पैटर्न में जुड़ते हैं। तो देखो ROH, है ना, H पर आएगा पॉजिटिव, O पर आएगा नेगेटिव, तो O पर आएगा नेगेटिव, H पर आएगा पॉजिटिव। R का कोई यहां पर रोल नहीं है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, है ना। तो देखो अल्कोहल का O नेगेटिव है तो दूसरे का उसने H पॉजिटिव कनेक्ट किया है, इसका H पॉजिटिव है तो दूसरे से वो नेगेटिव से कनेक्ट है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव अल्टरनेट कनेक्ट होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, है ना। गलत मत बना देना, कई बार ये क्वेश्चन आता भी है। चार मॉलिक्यूल दिए होते हैं, ये पूछा जाता है कि कौन करेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान लगाना वहां पर, है ना, कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हो तो दूसरे मॉलिक्यूल का हमेशा नेगेटिव हो। क्लियर हो गया बच्चों। तो इस तरह से हम डिफरेंट मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलो नोट करो जरा फटाफट। हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों बात करते हैं कि कितना मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉन्ड होता है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और डिफरेंट फोर्स के बीच ये अपने आप को कहां रिप्रेजेंट करवाता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग, है ना। वैसे एनसीईआरटी में इतना है नहीं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कितना मजबूत है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, देखो
जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उसकी जो रेंज होती है वो होती है 12.6 से लेकर 41.3 किलो जूल पर मोल, इतनी इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी। क्लियर? सही चल रहा है? 41.8 है भाई, 8 है ना, कई बार मैं भूल जाता हूं नंबर, माफ करना है ना, बुरा मत मानना। 12.6 से लेकर 41.8 किलो जूल पर मोल। ठीक, अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनती है, या तो ये बनेगा F के साथ, या तो ये बनेगा O के साथ, या तो ये बनेगा N के साथ, है ना। इन तीन से अलग तो कोई बनता है नहीं। तो देखो, जो बच्चों F है उसके साथ सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और जो N है उसके साथ सबसे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं आपको। तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो होगी 41.8 किलो जूल पर मोल, और यहां पर होती है बच्चों 29.3 किलो जूल पर मोल, और यहां पर सबसे कम होती है कितनी, 12.6 किलो जूल पर मोल, इतनी। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि तीनों एटम दिए होते हैं, अब बताओ कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, ये बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, ये बॉन्ड सबसे वीक होगा। दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी और कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो ज्यादा फोर्स से किसी दूसरे एटम को अट्रैक्ट करेगा। ये तो हुआ, समझ में आता रही क्या बोल रहा हूं मैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट एटम विद ग्रेटर फोर्स। इन दोनों के बीच ज्यादा फोर्स लग रहा है बजाय इन दोनों के बीच, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, इसलिए इसका बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा, तोड़ना आसान होगा। इसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तोड़ना मुश्किल होगा। देखो एनर्जी ज्यादा है। क्लियर हो रहा है? ठीक। अब बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अगर आपको कई फोर्स दे रखे हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर एग्जिस्ट करता है। तो कुल मिला के हमारे पास 4 फोर्स है इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एक तो हमारे पास सबसे मजबूत फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये तो ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। सबसे मजबूत फोर्स जो आयनिक कंपाउंड के बीच लगता है। उसके बाद बच्चों आता है कोवलेंट। ठीक है, कोवलेंट फोर्स। उसके बाद नंबर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये फोर्स इसके बाद आता है। और सबसे वीक फोर्स होता है हमारा वंडर वाल फोर्स। क्लियर? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द इंटरमीडिएट बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड एंड वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स से मजबूत होता है लेकिन कोवलेंट फोर्स से वीक होता है। बस ये नोट कर लो फटाफट, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर आता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो ये दोनों फोर्स हैं ये एटम के बीच में होते हैं, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में, है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडरवाल फोर्स मॉलिक्यूल के बीच में है। इधर अलग मॉलिक्यूल होगा, इधर अलग मॉलिक्यूल होगा, ध्यान रखना। इसलिए वीक है। ये मजबूत क्यों है, एटम के बीच में है। ये वीक क्यों है, ये मॉलिक्यूल के बीच में है। क्लियर? ठीक है, नोट करो जरा फटाफट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है ना। तो हमने इसकी मजबूती भी परख ली भाई, कितना मजबूत हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब बात करते हैं कि चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं और आप मुझे ये बताओ कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा मैं आपको परख लेता हूं जरा सा, है ना। पहले पानी पी लूं मैं। समझ में आ रहा है? ठीक, देखो CH3COOCH3 दिस इज एसीटोन। बताओ भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी इन दो मॉलिक्यूल के बीच में ना, सेम इसके और इसी के दूसरे मॉलिक्यूल, ये और दूसरा मुझे ये बताओ CH3 एल्डिहाइड होगी कि नहीं होगी। तीसरा मुझे ये बताओ
एमाइड होगी कि नहीं होगी। चौथा मुझे ये बताओ, सी ना होगी कि नहीं होगी। इन सब में बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ऐसा क्यों? देखो कहानी वही है ना, हाइड्रोजन मस्ट बी कनेक्ट विद द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या तो वो F से कनेक्ट हो, या तो N से कनेक्ट हो, या तो O से। लेकिन यहां पर कहानी वही है, हाइड्रोजन C से कनेक्ट है, नहीं O से C कनेक्ट है, पॉसिबिलिटी नहीं है हाइड्रोजन, देखो है ना। हाँ यहां पर पॉसिबल है, ये आ रहा है भाई, अमाइड में पॉसिबल है। यस भूल ही गया था मैं तो। हाइड्रोजन कनेक्ट विद द नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कनेक्ट विद द नाइट्रोजन, तो केवल अमाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, बाकी इसमें और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। यहां देखो ना, नाइट्रोजन कनेक्ट विद द हाइड्रोजन। क्लियर, समझ में ये बात? ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि कितने टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर आर टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होती है बच्चों इंटर मॉलिक्यूलर और दूसरी होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर। देखो शब्दों का फेर है बस, है ना। इंट्रा इंटर, कई बार इसी में कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, पढ़ते नहीं सही से। इंटर मॉलिक्यूलर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान रखना है ना। पहले हम बात करते हैं बच्चों इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है, इट इज बिटवीन टू मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में होती है। अब ये क्या होती है भाई, है ना, टू मॉलिक्यूल, है ना, टू मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इज बिटवीन टू मॉलिक्यूल। तो जितने भी अभी मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल बताए थे, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे हमारे पास NH3 हो, चाहे हमारे पास HF हो, चाहे हमारे पास वाटर हो, इन सब में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि बच्चों वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल के बीच में है, इधर का H इधर का O, ये तो है ना, एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल। अभी आपने देखा है सारा, पन्ना पलट के देख लो अगर आपने स्ट्रक्चर बनाए होंगे तो। क्लियर, ठीक है। अब दूसरी, ये जरा सा खतरनाक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, है ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर। ये बच्चों एक ही मॉलिक्यूल के दो ग्रुप के बीच में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझो जरा। इट इज बिटवीन टू ग्रुप ऑफ सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल नहीं, टू ग्रुप ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल, मतलब दो मॉलिक्यूल नहीं, यहां पर एक ही मॉलिक्यूल है, या हम बोलेंगे विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल। देखो अब मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूं और समझ में आ जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ऐसा NO2 NOH, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसके बीच कौन सी बॉन्डिंग है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे? देखो ये बेंजीन है ना, ठीक है। अब NO2 को हम कैसे लिखते हैं? NO डबल बॉन्ड और इधर सिंगल बॉन्ड O माइनस, ऐसे होता है ना, ये प्लस ये माइनस होता है। और OH को कैसे लिखेंगे? O और H। अब बच्चों मॉलिक्यूल तो एक ही है, लेकिन उसके दो ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे हम। तो देखो ये नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव, देखो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ऊपर से नेगेटिव दिख रहा है उसको, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, दिख रहा है ना। तो देखो कहानी, देखो मॉलिक्यूल एक ही है लेकिन उसके दो अलग अलग ग्रुप हैं, यानी दो हिस्से हैं, एक हिस्से का O ले लो, दूसरे हिस्से का H ले लो, तो दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
क्लियर, नाम याद कर लो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, अब यहां पर एक ट्विस्ट मैं आपको बताता हूं, अगर बच्चों ऐसा हो तो NO2 और OH, अब देखो अभी इनकी कंडीशन क्या थी, 1 2 थी, अब इनकी कंडीशन मैंने कैसे कर दी है, 1 3, तो क्या यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, नहीं। चलो दूसरा मॉलिक्यूल लिखता हूं मैं, सेम ऐसा ही, एक NO2 यहां पर और एक OH यहां पर, अब इनकी पोजीशन हो गई बच्चों 1 4, है ना, अभी 1 2 1 3 1 4, तो क्या यहां पर हाइड्रोजन पॉसिबल है, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है नहीं। ऐसा क्यों हुआ देखो, जबकि सब कुछ सेम है ना भाई। देखो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दो मॉलिक्यूल अगर इस डिस्टेंस पर रहेंगे यानी ऑर्थो पर रहेंगे, तभी जाके उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, अदरवाइज डिस्टेंस बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। देखो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, दूर हो गया, ये भी दूर हो गया, तो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है जब दोनों ग्रुप आमने सामने रहेंगे, यानी दे आर इन ऑर्थो पोजिशन। 1 2 1 2 पोजिशन बोल लो या ऑर्थो पोजिशन बोल लो, बात एक ही है। दिस इज 1 3 पोजिशन, इसको हम बोलते हैं मेटा, और 1 4 पोजिशन को हम बोलते हैं पैरा। दिस इज मेटा नाइट्रोफिनॉल, यहां से होगा ये 1 2 1 इधर को देंगे, वो चलो IUPAC में बात डिस्कस कर लेंगे बाद में, है ना, 1 2 3 एंड 1 2 3 4, ठीक। दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल, दिस इज मेटा नाइट्रोफिनॉल, तो पैरा और मेटा में ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इंटरमॉलिक्यूलर, जबकि ऑर्थो नाइट्रो में इंट्रामॉलिक्यूलर होती। क्लियर, नोट करो फटाफट, फिर मैं दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे ही बताने वाला हूं आपको, है ना, ठीक है बच्चों, हो गया। अब देखो दूसरा हमारे पास एग्जांपल है, ये, दिस इज कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक कैसे होता है, हाँ ऐसे होता ना, सैलिसाइलिक ना ऐसे होता है सैलिसाइलिक, हाँ ठीक है भाई, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है बच्चों। अब देखो सैलिसाइलिक एसिड में दोनों ग्रुप एक दूसरे से 1 2 यानी ऑर्थो पोजीशन पर है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। कैसे, देखो कैसे बनाएंगे, एक ग्रुप का ले आओ आप O, तो O माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, और दूसरे का ले आओ आप H, तो ये माइनस, ये H पॉजिटिव, ये हो गई हाइड्रोजन। अगर दोनों ग्रुप दूर दूर जाते हैं, अगर ये मेटा पे आता है या पैरा पे आता है, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ध्यान देना, जस्ट लाइक नाइट्रोफिनॉल, है ना। ये ग्रुप अगर ऐसे आता है, ध्यान रखना बच्चों, है ना, COOH ग्रुप या OH, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटर तो होगी, ध्यान रखिए, पैरा और मेटा में इंटर होती है लेकिन इंट्रा नहीं होती। इंट्रा केवल कब होगी, जब वो ऑर्थो पोजीशन पर दोनों ग्रुप होंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है, समझ में बात आ रही है, चलो नोट करो फटाफट, नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन, ठीक है बच्चों, चलो बहुत अच्छी बात है। अब लास्ट बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के यूज क्या है ना, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से किसी मॉलिक्यूल की कौन सी प्रॉपर्टी पर असर पड़ता है ना बच्चों। चलो देखो, दो चीजें हमने इंपॉर्टेंट पढ़नी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा बच्चों वाटर सॉल्युबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉडिफाई करती है किसी कंपाउंड की। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना बच्चों, यूजेस या सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले कहानी हम गढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों,
किसी मॉलिक्यूल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। अब देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2O और दूसरा मॉलिक्यूल है H2S, दो मॉलिक्यूल है। क्या लगता है किसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? इसके बीच। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इसीलिए बच्चों जो H2 होता है वो लिक्विड होता है और जो H2S है वो गैस है। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, H2S का गैस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सीधी सी बात है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट पे असर पड़ता है। S के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती लेकिन O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। क्लियर हो रहा है? दूसरा देखो NH3 और PH3 दोनों गैस है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, PH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, इसलिए NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा PH3 का। क्लियर हो रहा है? दूसरी चीज देखो HF और H2O किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? HF भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, H2O भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो यहां पर बच्चों जब दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो हम ये देखेंगे कि कौन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो सीधी सी बात है, आपने अभी पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है जबकि फ्लोरीन केवल एक ही तरफ से बनाता है, ऐसा कुछ था। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके पास ज्यादा है? वाटर के पास मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, HF के पास कम है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा होता है। क्लियर हो रहा है? बहुत इजी, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें ना। तो यही देखना है, पहले हमें यह देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक, अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक है हमारे पास अल्कोहल और दूसरा है हमारे पास ईथर। ईथर अल्कोहल, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना भाई। अल्कोहल के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जबकि ईथर के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अच्छा अल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। इन दोनों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके पास है? इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? टाइम देख लेते हैं कितना हो गया भाई। ठीक है, खत्म करते हैं इसको अपने फटाफट से। चलो, तो एक यूज हमारा ये हो गया। अब दूसरा यूज देखो बच्चों, हमारे पास दूसरा यूज है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और मोस्टली हम सॉल्युबिलिटी किसकी बात करते हैं? वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। जो कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है ना। और जो कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं होगी। क्लियर? फॉर एग्जांपल CH4, क्या ये वाटर में सॉल्युबल होगा? नहीं, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। और अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो बच्चों अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इसका हाइड्रोजन तो वाटर का ऑक्सीजन और इसका ऑक्सीजन तो वाटर का हाइड्रोजन, ऐसा देखो, है ना। ये और यहां पर वाटर लगा लो आप, ये देखो, तो एक वाटर एक अल्कोहल, एक वाटर एक अल्कोहल, ऐसे जमेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है यहां पर, है ना। तो जो मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी बजाय जो मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोज हमारे पास है, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, नॉर्मली हम इसको ग्लाइकॉल बोलते हैं, और दिस इज ग्लिसरीन, दिस इज ग्लिसरीन, है ना। ठीक, अब देखो बच्चों, क्या लगता है कौन ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो, इसके पास ज्यादा OH ग्रुप है तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, तो इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होगी। दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे लेकिन कौन ज्यादा बनेगा? ग्लिसरीन ज्यादा बनेगा। क्लियर हो रहा है? तो बस यही देखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले है कि नहीं
है तो वाटर सॉल्युबल है, नहीं है तो वाटर सॉल्युबल नहीं है। अब ये देखना है कि कौन ज्यादा वाटर सॉल्युबल होगा, तो कैसे चेक करेंगे, किसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। तीसरी हम बात करते हैं बच्चों विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ठीक है, सीधी सी बात है, किसी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। जैसे अभी मैंने आपको बोला था ग्लिसरीन, CH2OH CHOH एंड CH2OH। देखो ये जो बच्चों ग्लिसरीन है ना, ये गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, बहुत ज्यादा विस्कस होता है। तो विस्कस क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। लेकिन अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल पतले होते हैं, आसानी से जो है फ्लो में चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगा, ग्लिसरीन में। क्लियर। इसी तरह अगर मैं बात करूं H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी गाढ़ा होता है, एकदम डेंस लिक्विड होता है। रीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। क्लियर हो गया बच्चों। चलो लास्ट हम बात करेंगे लो डेंसिटी ऑफ आइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई। देखो आइस वाटर मॉलिक्यूल की बनी है और वाटर में भी वाटर मॉलिक्यूल है, तो ऐसा क्यों होता है कि आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है जबकि दोनों में वाटर मॉलिक्यूल है। तो रीजन है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, क्या आपको पता है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पर होती है, याद करो जरा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 277 डिग्री केल्विन पर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आप कम करो, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचो तो वाटर की डेंसिटी कम होने लगती है, यानी वाटर हल्का होने लगता है। तो इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनेगा, वो आइस बनेगा। इसीलिए आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो अगर बच्चों मैं आइस की बात करूं, आइस की है ना, तो आइस में जो वाटर है वो किस तरह से होगा, इस तरह से, देखो है ना, देखो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। अब क्या हुआ बच्चों, देखो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो ये गैप बीच में बनने लगता है उनके, दिस इज केज। और जब गैप बनने लगता है तो ज्यादा एरिया में, क्या बोल रहा हूं मैं, ज्यादा एरिया में कम मॉलिक्यूल आते हैं। तो बच्चों जब ज्यादा एरिया में कम मॉलिक्यूल आते हैं, वॉल्यूम ज्यादा है, मॉलिक्यूल कम है, तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसीलिए बच्चों आइस इस तरह के अरेंजमेंट की वजह से, या कहें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, डेंसिटी कम हो जाती है। और जब वह आइस मेल्ट होती है ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होने लगती है। तो अब ज्यादा मॉलिक्यूल आने लगते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। तो अब क्या हो बच्चों, वॉल्यूम तो उतना ही है लेकिन मॉलिक्यूल ज्यादा आ गए। मॉलिक्यूल ज्यादा आने से वाटर की डेंसिटी फिर बढ़ने लगती है। क्लियर हो गया। तो इसीलिए बच्चों आइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में फ्लोट करती है ड्यू टू द लो डेंसिटी। ठीक है, चलो देखते हैं और कुछ रह गया कि नहीं रह गया। हाँ बस इतना ही था। तो ये हो चुका है हमारा केमिकल बॉन्डिंग फिनिश। रनिंग लेक्चर के नोट्स बनाते रहिए। एनसीईआरटी को अब आपको क्या करना है, जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, अनसॉल्व क्वेश्चन। पूरे टेक्स्ट को पढ़ना है, पूरे चैप्टर को ढंग से पढ़ना है, जहां पर समझ में आप अंडरलाइन करके पूछना है, मैसेज करना है, यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तीसरा, जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबको आपको कॉपी में 1 बाय 1 लिखना है और उनको सॉल्व करना है। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच।